हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। आज के इस वीडियो में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जीव विज्ञान प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए, परीक्षा में सवाल जो है आपको यहाँ आसानी से देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी इनकी दूंगी। आपको करना क्या है, कॉपी और पेन लेकर बैठना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आंसर्स जो है आप अपनी कॉपी में लिखिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कितना सही किया आपने, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कौन सा रुधिर समूह ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ओ वर्ग। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर है। ऐसा क्यों इसे कहा गया है? तो इसके पास क्या होते हैं, एंटीजेंस अब्सेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ये सबको अपना ब्लड दे सकते हैं। वहीं अगर आप ए बी वर्ग की बात करते हो, ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हो, तो इन्हें यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इनके पास एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। क्लियर है? अगर डिटेल में आपको जो है ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है तो लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। फ्लोएम जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यहाँ पर दो टिश्यू की बात हम करते हैं, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। अगर यहाँ पर फ्लोएम की बात की जाए तो ये फूड मटेरियल जो होता है उसका ट्रांसफर करते हैं रूट टू शूट पार्ट में, ऑल्सो शूट टू रूट भी लेकर आते हैं। जाइलम की जब हम बात करते हैं तो ये वाटर का कंडक्शन करते हैं। जाइलम जो होता है वाटर को सिर्फ रूट टू शूट ही लेकर जाते हैं, जबकि फ्लोएम जो होता है वो रूट टू शूट, शूट टू रूट दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। तो यहाँ पर पूछा गया था फ्लोएम के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए। जाइलम का भी याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती? तो यहाँ पे बताना है कौन सी फेज होती है जिसमें अगर सेल चली जाए तो उसमें डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। तो जब आप सेल साइकिल की बात करते हो तो मेनली सेल साइकिल में यहाँ पर जो है 4 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती है? G1, G1 के बाद में आती है एस फेज, एस फेज के बाद में आती है G2 और लास्ट में आती है एम फेज। अगर मैं यहाँ पर इस G की बात करूँ तो G का मतलब यहाँ पर होता है गैप, तो G1 हो जाएगा गैप 1 और G2 होता है गैप 2। S जो होती है ये होती है सिंथेसिस फेज, इसमें क्या होता है, संश्लेषण होता है डीएनए का, डीएनए सेल बनाती है, वही मतलब कि रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस। और M की अगर हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है माइटोसिस, यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आपसे पूछा गया है कि किस अवस्था में अगर सेल चली जाएगी तो वो विभाजन नहीं करेगी। देखिए, जीवन की अगर मैं बात करती हूँ तो सेल यहाँ पर सिंथेसिस के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, G2 में यहाँ पर सेल ग्रो करना कंटिन्यू रखती है और क्या करती है, प्रोटीन्स बनाती है और ऑर्गेनल्स बनाती है और माइटोसिस के लिए क्या करती है, प्रिपेयर करती है। तो अगर यहाँ से सेल निकल जाती है G0 या GO फेज में, तब क्या होगा, सेल डिवीजन आगे नहीं करेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर इस फेज में सेल चली गई है तो वो डिवीजन नहीं करेगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा गया है कि वो इनमें से कहाँ पर होता है। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो फूड मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, अपना खाना बनाते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इसके लिए एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल नहीं होता। सेंट्रोसोम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सेंट्रोसोम तो नहीं हो सकता क्योंकि प्लांट के केस में अगर हम बात करते हैं सेंट्रोसोम जो है प्लांट्स में देखने को ही नहीं मिलता। और न्यूक्लियस भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरोफिल वहां पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया है। इसके कुछ वर्ष बाद उन्हें जुड़वा पुत्र हुए हैं। दंपति में एक का रुधिर वर्ग ए बी पॉजिटिव है। तो मान लेती हूँ कि ये मेरा पेरेंट 1 है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी पॉजिटिव है, और दूसरे का क्या है, ओ नेगेटिव है। तो ये पेरेंट 2 है जिसका मैंने ओ नेगेटिव लिख लिया। अब इसने बोला है कि जो इनके 3 पुत्र हैं उनके ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस तरह से मान लेते हैं। फर्स्ट का यहाँ पर दिया गया है ए पॉजिटिव, सेकेंड का दिया है बी पॉजिटिव और तीसरे का दिया है ओ पॉजिटिव। अब आपसे पूछा है कि जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसका रुधिर वर्ग क्या होगा। अब देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो, वैसे तो आप लेक्चर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा चैनल पर, फिर भी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो दोनों पेरेंट्स से डिसाइड होता है चाइल्ड का। अब यहाँ पर गोद लिया हुए पुत्र की पूछी जा रही है, तो जो उसका ब्लड ग्रुप होगा वो इस दंपत्ति से नहीं मिलेगा क्योंकि वो उनका चाइल्ड नहीं है, वो उसके ब्लड ग्रुप के लिए वो दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एक जो है हमें चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये 3 एलिल्स होते हैं जो कि ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर आई ए आई बी एलिल जो होते हैं ये एक दूसरे के को डोमिनेंट होते हैं, यानी अगर ये प्रेजेंट है एक साथ तो दोनों अपना इफेक्ट शो करेंगे। वहीं स्मॉल आई पर ये डोमिनेंसी शो करते हैं, यानी कि अगर स्मॉल आई यहाँ पर है तो ये उसका इफेक्ट शो नहीं होने देंगे। क्लियर है, यहाँ पर आई ए एलिल जो होता है ए ब्लड ग्रुप बनाता है, आई बी जो होता है बी ब्लड ग्रुप बनाता है। आई ए और आई बी अगर दोनों होंगे तो क्योंकि कोडोमिनेंट है ए बी दोनों आएगा, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर आप बात करते हो स्मॉल आई की तो वो ओ ब्लड ग्रुप का होता है। ये इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए पेरेंट 1 का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, यानी इसके एलील क्या है, आई ए आई बी। वहीं पेरेंट 2 का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, यानी इसके एलील ये रहे होंगे। अब हमने देखा कि अगर स्मॉल आई है भी तो भी वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, उस पर डोमिनेंस ही शो करेंगे। क्लियर है। अब देखो पेरेंट अगर फर्स्ट चाइल्ड की हम यहाँ पर बात करके चले तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव। हो सकता है ए पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पर ए बी से ए पॉजिटिव बनकर आ सकता है। सेकंड बात करते हैं तो सेकंड चाइल्ड का क्या है, बी पॉजिटिव, तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये बन सकता है। लेकिन ओ पॉजिटिव किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता क्योंकि ओ वाला जो पेरेंट इसको देगा भी वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि क्या है पेरेंट 1 ए बी पॉजिटिव के साथ है, वो इसका इफेक्ट वहां पर जाने ही नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है कि गोद लिया हुआ पुत्र ही हो सकता है जो कि ओ ब्लड ग्रुप वाला होगा। क्लियर है। डिटेल में पढ़ना हो तो आप लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों यानी क्रोमोसोम पेयर्स की संख्या आपको बतानी है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स बताने हैं। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। उसके अलावा 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक्स फीमेल के केस में होगा, एक्स वाई जो है मेल के केस में होता है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना किन कोशिकांगों में इनकी भूमिका देखने को मिलती है, मतलब कि कौन से सेल्यूलर ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्रोटीन के बनाने में अपना रोल देते हैं। जब भी आप प्रोटीन की बात करेंगे 2 चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो होगा ईआर, उसमें भी स्पेसिफिकली रफ ईआर। ठीक है, रफ ईआर मतलब कि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। इसमें क्या होता है, इसकी जो सरफेस होती है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे कौन से हो जाएंगे, राइबोसोम ही होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतःप्रदवी जालिका और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस या संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पादपों में तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि होने का कारण क्या है? जो स्टेम पोर्शन है, रूट्स हैं, वो लंबाई में ग्रो करें उसके लिए कौन सी यहाँ पर मेरिस्टेम है जो रिस्पॉन्सिबल होती है? विभज्योतक का मतलब है मेरिस्टेम। तो देखिए वन बाय वन करके यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है पार्श्व विभज्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। फिर है अंतर्वेशी यानी कि इंटर कैलेरी, शीर्षस्थ यानी कि एपिकल, और यहाँ पर जो है अगला है सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। अब आप लेक्चर जो है टिश्यू सिस्टम वाला देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया। इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो लंबाई में ग्रो करने के लिए हमेशा एपेक्स पोर्शन ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस एपेक्स पोर्शन पर ही कौन प्रेजेंट होती है? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, यानी कि शीर्ष विभज्योतक प्रेजेंट होती है। स्टेम के केस में अगर आप बात करोगे तो वो सैम होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट के अगर हम बात करेंगे तो रैम होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शीर्षस्थ विभज्योतक। ये जो पार्श्व विभज्योतक है लेटरल मेरिस्टेम, ये क्या करती है? उसकी चौड़ाई में वृद्धि करती है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो इसकी वजह से देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो लंबाई में ग्रोथ तो शीर्षस्थ की वजह से होगी, एपिकल की वजह से होगी, और चौड़ाई में अगर ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए पार्श्व यानी कि लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर है? आगे देखिए, यहां पर पूछा है जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? अब देखिए यहाँ पर फटाफट से हुक मत लगा दीजिएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर लिविंग पूछा है, डेड नहीं पूछा है, ठीक है। देखिए रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करते हैं, करी तो इन्होंने ही थी सबसे पहले, लेकिन वो सेल कैसी थी? डेड सेल थी। और किस में करी थी? जो कॉर्क के टुकड़े हैं उनमें करी थी, ठीक है। वहीं आप स्वान एंड स्लाइडन की बात करते हो तो भाई इन्होंने तो सेल थ्योरी दी थी, कोशिका का सिद्धांत दिया था, ये आंसर नहीं हो सकता। लास्ट बचता है ल्यूवेनहॉक, लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने ही करी थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डेड सेल अगर पूछा है तो हुक आंसर आएगा, लेकिन अगर लिविंग पूछा है तो आंसर ल्यूवेनहॉक आएगा, और अगर सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत पूछा जाए तो स्लाइडन एंड स्वान आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधों में किस उत्तक के कारण लचीलापन, इलास्टिसिटी देखने को मिलती है? यानी कि पौधे को कितनी ही हवा लगे वो यूं झूम के वापस से सीधा हो जाए पर टूटे ना, ब्रेक ना हो, ठीक है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, स्केलेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। नाम से भी पता चल जाएगा। देखिए अगर आप स्केलेरेनकाइमा की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कठोर। अब ये अगर कठोर है तो ये लचीलापन तो दे नहीं सकता, ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा है पैरेनकाइमा, पैरेन से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका काम जो है स्टोरेज का है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर पूछ नेक्स्ट है क्लोरेनकाइमा, क्लोरेन यानी कि ये तो भाई फूड से रिलेटेड हो जाएगा, फूड स्टोरेज वाला काम करता है ये, ठीक है। इसी का पैरेनकाइमा का ही जो है रूपांतरण होता है ये, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा? कॉलेनकाइमा, ठीक है। कॉलेनकाइमा होता है जो कि लचीलापन देता है। क्लियर है? आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं है जो एक कोशिका से बना हुआ हो? वो इनमें ऐसा कौन है जो नहीं है? देखिए बैक्टीरिया, यीस्ट, कवक, प्रोटिस्टा। आपसे पूछा गया है एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है? बैक्टीरिया तो एक कोशिकीय होता है, एक ही सेल से जो है ये बना हुआ होता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। यीस्ट की बात करते हैं, ये भी एक कोशिकीय है, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय है, कवक यानी कि फंजाई ही है जो मल्टी सेल्युलर बहुकोशिकीय जीव होता है। क्लियर है? आगे देखो, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की? वॉल्डेयर, रॉबर्ट हुक, प्लॉव, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक तो जो है डेड सेल से रिलेटेड है, ये हमने देखा है, तो ये तो नहीं हो सकता। वॉल्डेयर की अगर आप बात करते हो तो इन्होंने क्या किया था? क्रोमोसोम जो है
गुणसूत्र, उन्हें क्रोमोसोम नाम दिया था, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। वहीं अगर आप प्लॉव की बात करते हो तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम जो है वो इन्होंने दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक तो सेल रिलेटेड है, प्लॉव ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था, वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया था, केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है जो कवक होते हैं फंजाई, उसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किससे बनी होती है? ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए, पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन तो होते ही नहीं है, ये रिलेटेड है हमारे एल्गी से, तो वो आंसर में नहीं आएगा। सेल्यूलोज हमें प्लांट में देखने को मिलता है, आंसर क्या हो जाएगा? काइटिन। क्लियर? आगे देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, वो किन से मिलकर बनी होती है? अब यहाँ पर ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, या फिर लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, लिपिड से भी बनी होती है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। यूं बाइलेयर जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है ना, ऐसे लिपिड की बाइलेयर होती है, और इस लिपिड बाइलेयर के बीच में भी प्रोटीन हो सकती है, यहाँ भी प्रोटीन हो सकती है, और कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑल्सो प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? आगे बात करते हैं, इसने पूछा है कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस कौन है जो पावर हाउस कहलाता है, ऊर्जागृह कहलाता है? अब सेल को ऊर्जा का मतलब क्या है? एनर्जी जो है वो सेल को किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में मिलती है, और एटीपी सिर्फ कहाँ बनकर आता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनकर आता है। ठीक है, सेल को एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलती है काम करने के लिए, और वो कहाँ पर बन के आती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनकर आती है। ठीक है, तो पावर हाउस भी यही हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, पूछा है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? यहां पर उसे ही कहेंगे जिसके पास एंजाइम होंगे, कौन से? पाचक एंजाइम्स। ठीक है, जिसके पास पाचक एंजाइम्स हो वही कहलाएगी। क्लोरोप्लास्ट तो खाना बना रहा है भाई इसका, तो इसमें रोल है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, बचा कौन? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए इसे ही आत्मघाती थैली कहेंगे। क्लियर? आगे पूछा गया है कौन से कोशिकांग में एटीपी का निर्माण होता है? ऊपर बताया था मैंने, आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया कौन सा सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, जो कि लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड को बनाता है। देखिए, अगर मैं बात कर रही हूं लिपिड की, तो लिपिड के लिए, लिपिड के सिंथेसिस के लिए यहाँ पर SER का रोल होता है, स्मूथ ER का रोल होता है। स्मूथ ER चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, वो जिसकी सतह पर क्या हो? राइबोसोम्स जो है वो नहीं हो। राइबोसोम्स अगर होंगे तो वो खुरदरी होगी। ठीक है, और अगर मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ तो वहां पर रफ ER का रोल होता है, जिस पर राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन वहां पर बनाते हैं। हमसे लिपिड का पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, स्मूथ रफ ER, सॉरी स्मूथ ER। क्लियर है? आगे पूछा है बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। सेल्यूलोज प्लांट में गया, लिपिड की तो कोशिका भित्ति होती नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो प्लाज्मा में आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। काइटिन हम अभी पढ़कर आए हैं, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकेन। सो आज के लेक्चर में इतना ही। जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं, आप कोई सी ही प्रतियोगी परीक्षा उठा लीजिए जिसमें बायोलॉजी आती है, ये क्वेश्चंस आपको वहां पर आसानी से देखने को मिलेंगे। हर शनिवार को, एवरी सैटरडे हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 100% इंपॉर्टेंस रखता है, आप अच्छे से इनको सॉल्व करिएगा।
और ये जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आप पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चंस आपने सही करे हैं, ठीक है। और वैसे तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे ही देती हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।